नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं संसद और साम्राज्य के बारे में। अब आप कहोगे सर आपने संसद और साम्राज्य तो कह दिया, पढ़ाओगे क्या इसमें? तो इसमें हम पढ़ाएंगे, इसमें हम चर्चा करेंगे किस बात की कि भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए वहाँ की जो ब्रिटेन की संसद थी उसने कौन कौन से नियम कानून बनाए, है ना। कौन कौन से नियम कानूनों से वो जो कंपनी का शासन था वो प्रभावित हुआ, वो सब चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। जैसे कि 1773 का एक्ट हो गया, है ना। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, 1813 का एक्ट हो गया, 1833 का हो गया, 1853 का हो गया, और उसके बाद में 1858 के एक्ट तक आज हम बातें करेंगे। वो एक्ट क्यों आए, उनके पीछे बैकग्राउंड्स क्या थे, क्या पृष्ठभूमियाँ ब्रिटेन में बन रही थी, वो सब की चर्चा आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करें उससे पहले हम थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज कर लें कल जो हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में। तो कल में हमने पढ़ा था, देखिए कि किस प्रकार से विचारधाराएं जो है वो प्रभावित कर रही थी भारतीय शासन को, है ना। कौन कौन सी विचारधाराएं थी? तो मुख्य रूप से हमने एक तो प्राच्यवाद और एक देखा था पाश्चात्यवाद, है ना। प्राच्यवाद हो गया, पाश्चात्यवाद हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में हमने कल चर्चा करी थी मुख्य। तो अब प्राच्यवाद क्या था? प्राच्यवाद का मतलब था कि भारतीयों के ऊपर शासन किया जाना चाहिए, भारतीय जो नियम कानून है, भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग हम पर शासन किया जाना चाहिए। और ये इनका क्या था कि भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान था। ये भारतीय संस्कृति को अपनी पश्चिमी संस्कृति के जितने पुराने होने का गौरव देते थे, है ना। भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम रखते थे, उसको जानने की इच्छा इनमें थी। जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए, विलियम जोन्स जैसे विद्वान हो गए जो शुरुआत में भारत में आए वो, और इनका कि क्या आपके पास सबूत है कि ये लोग जानना चाहते थे। तो इन्होंने देखिए कोलकाता मदरसा 1781 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में, संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस जो इन्होंने 1794 में बनाया। ये देखिए, ये डेट्स इनकी याद रख लेना। का पहले आता है तो 1781 में कोलकाता, फिर AIO शुरू होता तो A पहले आता है, तो इसमें 1784 में हो गया अपना फिर एशियाटिक सोसाइटी, और फिर संस्कृत कॉलेज तो सबसे बाद में 1794 में बनती है। तो इनका ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और साथ ही साथ इनकी डेट्स याद रखना कि कब ये बनाए गए थे। फिर देखिए इसी में उल्टा प्रसंस्कृति ग्रहण हमने देखा था कि रिवर्स एक्लचरेशन क्या होता है, कि ब्रिटेन वाले जो थे वो भारतीय संस्कृति को जानना चाह रहे थे, भारतीय संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहे थे, वो होता है रिवर्स एक्लचरेशन, है ना। कल्चरेशन का मतलब क्या होता है कि विकासशील वाले जो लोग हैं वो विकसित लोगों की संस्कृति को फॉलो करते हैं, है ना। जैसे हम लोग नहीं करते टाई पहनना, सूट बूट, ब्लू जीन्स, ये सब क्या है, विकसित लोगों की तो हम फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को तो हम फॉलो करें, तो ये क्या है, एक्लचरेशन। और रिवर्स एक्लचरेशन मतलब हम वापस अपनी रूट्स में, अपनी जड़ों में जा रहे हैं, वो है रिवर्स एक्लचरेशन। हम अपना धोती कुर्ता पहन रहे हैं, साड़ी जो है हम पहन रहे हैं, है ना। हम गुड मॉर्निंग वगैरह की जगह नमस्ते कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है रिवर्स एक्लचरेशन है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। फिर पाश्चात्यवाद में क्या था? पाश्चात्यवाद में था कि ये पश्चिमी चीज़ों को हम पे थोपना चाह रहे थे। पश्चिमी चीज़ें जो थी, पश्चिमी विद्वान हो गए, पश्चिमी विचारधाराएं होगी, पश्चिमी ज्ञान को ये महान बताया करते थे, पश्चिमी विद्वानों को, पश्चिमी संस्कृति को महान बताया करते थे, पश्चिमी सभ्यता को महान बताया करते थे, और वो सब भारतीयों पर लादने की कोशिश कर रहे थे, है ना। जैसे कि कॉर्नवालिस, वेलेजली, मैकॉले, इन लोगों ने क्या क्या किया। कॉर्नवालिस सुधार करता है बहुत सारे, कार्यपालिका और विधायिका को अलग अलग करने का, न्यायपालिका को अलग करने का कार्य। वेलेजली जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज बनाता है ना। फिर मैकॉले क्या करता है, इंग्लिश को लागू करता है ना। तो ये सब चीज़ें क्या थी, पाश्चात्यवादी थे ये लोग। फिर हमने उदारवादी और उपयोगितावादी सिद्धांतों के बारे में देखा था। उपयोगितावादी सिद्धांत क्या कहता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यही तो उपयोगितावादी लोग कहते हैं। इनमें कौन थे ये याद रखना है, ये इनके जो मुख्य जो विचारक हैं, जैसे कि जर्मी बेंथम और जेम्स मिल, ये इनके मुख्य विचारक रहे हैं, है ना। फिर हमने क्या देखा था, जैसे कि टेलियोलॉजिस्ट और डिएंटोलॉजिस्ट हमने देखा था। तो टेलियोलॉजिस्ट मतलब प्रयोजनवादी, ये उपयोगितावाद है ना, वो टेलियोलॉजिकल जो विचारधारा है उसी का एक प्रकार है, एक भाग है। टेलियोलॉजिस्ट क्या कहते थे, यानी प्रयोजनवादी, ये क्या कहते थे, ये सिर्फ साध्य पर बल देते थे, यानी इनका जो मेन उद्देश्य है ना उस पर बल दे रहे थे। यानी मेन उद्देश्य है भारत का विकास करना, अब चाहे उसके ऊपर तुम थोपो कैसे भी करो, ये इनका मानना था। जबकि डिएंटोलॉजिस्ट कौन से विचारधारा को मानते हैं? डिएंटोलॉजिस्ट मानते हैं कि साधन और साध्य दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। ये देखिए, टेलियोलॉजिस्ट सिर्फ साध्य केंद्रित होते हैं, यानी कि पैसा कमाना है, ये इनका साध्य है। अब पैसा छुरा मार के कमाओ, किसी का गला काट के कमाओ, मजदूरी करके कमाओ, शेयर मार्केट में लगा के कमाओ, कैसे भी कमाओ,
ये है टेलियोलॉजिस्ट। मतलब डियोंटोलॉजिस्ट क्या कहेंगे, पर डियोंटोलॉजिस्ट कहेंगे साधन और साध्य की पवित्रता, यानी जितना पवित्र साधन है, जितना पवित्र साध्य है कि पैसा कमाना, उतना ही पवित्र साधन भी होना चाहिए कि किस साधन से आप पैसा कमा रहे हो, क्या मीन्स लगा रहे हो आप जिससे कि आप पैसा कमा रहे हो। किसी का गला काट के नहीं, मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाओ, अपनी खून पसीने की कमाई से पैसा कमाओ, ना कि किसी का गला काट के। ये कहता है क्या, डियोंटोलॉजिस्ट थियरी, है ना। फिर यहाँ पर जेम्स मिल की हमने एक पुस्तक का नाम देखा था, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। पूछ लेगा यूपीएससी आजकल, मेंस प्रीलिम्स से पूछने की आदत पड़ी है यूपीएससी को कि पता नहीं कहाँ से बुक्स का नाम लाएगा, फिर लेखक बताएगा कि ये कौन लेखक था इसका। तो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हमको लगेगा पता नहीं कोई भारतीय ने लिखा होगा, तो ये लिखी थी जेम्स मिल ने, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो लो देखिए 5 मिनट लगे हमें, 5 मिनट में हमने पूरा कल का रिविज़न कर लिया, आपको भी थोड़ा याद आ गया होगा। चलो आज का फिर हम करते हैं शुरू। संसद और साम्राज्य, इस लेक्चर में ही हम यही देखने वाले हैं कि किस प्रकार से वहाँ के संसद ने अपने साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर नियम कानून कायदे बनाना शुरू किया है। देखिए हुआ क्या, जब 18वीं सदी के मध्य में आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में कंपनी का राज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, है ना। 18वीं सदी का मध्य मतलब 1750 के आसपास, है ना। इससे आगे जब चलते हैं ना, 1757 में हमने देखा प्लासी का युद्ध हो जाता है, 64 में बक्सर का युद्ध हो जाता है। इस प्रकार से ये आगे इसका शासन जो है वो होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी का राज धीरे धीरे जब स्थापित होने लगता है, और इंग्लैंड के साथ फिर देखिए संचार की कठिनाई होती है, क्योंकि आज के जैसे कॉल तो है नहीं, वीडियो कॉल वगैरह का वो नहीं था, बात नहीं कर सकते, टेलीफोन वगैरह नहीं था, तो वहाँ पर संचार की कठिनाइयाँ थी। इसलिए भारत में जो कंपनी के सेवक मौजूद थे उनको एकदम खुली छूट मिल गई कि वो एकदम मालिक की तरह काम कर सकें। जो कंपनी थी वो थी तो वहाँ के राजा की नौकर ही, पर यहाँ के जो अधिकारी हुआ करते थे उसके निम्न स्तर से निम्न स्तर का अधिकारी जो हुआ करता था वो भी एक मालिक की तरह यहाँ पर काम करने लगा, क्योंकि कोई उनको कंट्रोल करने वाला नहीं था, है ना। और बाद में देखिए भारत के मामले में वहाँ पर गलत सूचनाएं भी दी हुई थी, ब्रिटेन में भारत के मामले में गलत सूचनाएं भी थी, है ना। और उस काल में देखिए भारत के मामले में इतना दिलचस्पी का भी अभाव था, क्योंकि एकदम शुरुआत से ही वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि भारत को उपनिवेश बनाया जाए। वो तो सिर्फ इतना चाहते थे कि बाकी सब यूरोपीय कंपनियों को हटाकर एकाधिकार हमारी कंपनी हासिल कर ले और खूब से खूब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर व्यापार करे और खूब मुनाफा कमाए, है ना। इसी के फलस्वरूप देखिए 1784 के पहले अगर देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसी नीति थी जो इंग्लैंड से शुरू हुई। यहाँ के जो मौके पर लोग हुआ करते थे वो मौके पर लोग मौजूद थे, उन्हीं लोगों ने जो यहाँ पर नीतियाँ अपनाई उसी से जो है वो प्रभावित हो रही थी कंपनी की नीतियाँ, यहाँ पर 1784 के पहले की बात करें तो, है ना। फिर पर देखिए हालांकि अब एक इसका विचार मत जो है ये देखिए मेंस में भी आपको ये लिखने के काम आएगा, तभी मैं आपको इस प्रकार से डिस्कशन कर रहा हूँ, सिर्फ प्रीलिम्स से ही अपना उद्देश्य नहीं है। तो इसका अगर काउंटर हम जवाब दें कि भाई ये वाली बात है कि सिर्फ ब्रिटेन से नहीं इनको निर्देश दिया जा रहा था, यहाँ पर मौके पर जो मौजूद थे लोग जो कंपनी के नौकर उन्होंने ही भारत में इस प्रकार से प्रसार का काम किया और नीतियाँ अपनाने लगी, तो नहीं ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले अगर हम इसका काउंटर करने लगे कि भाई ऐसी बात नहीं है, ब्रिटेन वालों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसका पहला काउंटर आर्ग्यूमेंट तो यही है कि कंपनी का अस्तित्व ही किसके ऊपर निर्भर था, चार्टर के नवीनीकरण पर। जब वहाँ की संसद चार्टर का नवीनीकरण करेगी तभी ही तो कंपनी जो है वो यहाँ पर काम कर पाएगी। इसका मतलब वहाँ की सरकार सीधा सीधा इसमें इन्वॉल्व थी कि यहाँ भारत में जो भी होगा वो करेगा, वो किस प्रकार से होगा, है ना। और 17वीं सदी से ही कंपनी के नौकर जो है वो जो डेलीगेटेड सोवरेनिटी का उपयोग कर रहे थे उसके बारे में भी उनको स्पष्ट निर्देश दिए हुए थे, है ना। मतलब डेलीगेटेड अथॉरिटी का मतलब क्या है, डेलीगेशन का मतलब होता है, प्रत्यायोजन का मतलब होता है आप अपनी शक्तियाँ किसी और को दे दो। तो वहाँ की संसद ने चार्टर के माध्यम से ये शक्तियाँ किसको दे दी, कंपनी को दे दी, है ना। तो इस प्रकार से वहाँ की सरकार जो सीधे सीधे इसमें शामिल है ना। और उनको निर्देश दिया रहा था कि देखिए आपको लड़ने के लिए शाही सेना चाहिए तो लो इस्तेमाल करो बिल्कुल, परंतु शाही सेना के इस्तेमाल के बाद में कंपनी जो भी लूट मार वहाँ मचाएगी उस लूट के माल में से बंटवारा किस प्रकार से होगा, इस बात का पहले से निर्देश उनको था कि भाई आप कंपनी का कितना हिस्सा होगा, हमारे सैनिक लड़ेंगे उनका कितना हिस्सा होगा। ये बातें पहले इंग्लैंड की ओर से निर्धारित हो रखी थी। इसका मतलब वहाँ की इंग्लैंड की सरकार इसमें जो है आप कहो कि इसमें सम्मिलित थी पहले से ही, है ना। फिर और अगर देखा जाए तो कंपनी को बहुत सारे कामों के लिए लंदन की सरकारों पर भी निर्भर रहना पड़ता था, है ना। और ये सरकारें भी क्या क्या करती थी, वहाँ की बहुत सारी रकम लेने के बदले में इनको ये अधिकार देने के लिए तैयार रहती थी, है ना।
कंपनी उनको बहुत सारे पैसे दिया करती थी और वहाँ के सरकार को, वहाँ के राजा को, सरकार को, तो उसके बदले सरकार जो है उनको यहाँ पर अधिकार देते रहती थी, है ना। और ब्रिटिश संसद में हमेशा से देखिए कुछ ना कुछ कुछ ऐसे सांसद हमेशा रहे थे जिनकी दिलचस्पी ब्रिटिश इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी में हमेशा रही थी। जब वहाँ के संसद में कुछ ऐसे सांसद हैं जिनकी दिलचस्पी ईस्ट इंडिया कंपनी में है, जब वहाँ के सरकार चार्टर का नवीनीकरण करके इनको अधिकार दे रही है, लूट का माल जो है उसका हिस्सेदारी वो तय कर रही है, इसका मतलब वहाँ की सरकार सीधी सीधी इन्वॉल्व है इस मामले में, है ना। ठीक है। और ब्रिटिश सरकार के मंत्रियों ने कंपनी के संसाधनों का उपयोग अपने संरक्षण का दायरा फैलाने के लिए भी किया, है ना। कंपनी से जो पैसा मिला उससे फिर वो वहाँ पर अपना संरक्षण का दायरा फैलाने में उसका उपयोग करने लगे, है ना। समझ रहे हैं आप बात। फिर कंपनी लंदन शहर था उसकी राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, और जिसके बारे में सरकार जो थी वो इस बारे में थोड़ी गहरी चिंता में डूबी हुई थी, क्योंकि वहाँ की राजनीति में यहाँ की कंपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। जैसे आज हमारे राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी, सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी वगैरह भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार से कंपनी वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी थी, है ना। और कंपनी के अंदर अगर कोई टकराव होता कोई गुटों के बीच में, तो वो संसद के अंदर तक उसके बाद चला करती थी, है ना। इस प्रकार से इतनी पावरफुल कंपनी हो गई थी। अब देखिए इतनी पावरफुल कोई चीज़ हो जाए सरकार के आसपास में, तो फिर तो सरकार को उसको कंट्रोल करना बनता है। इसलिए तो बाद में सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए एक्ट लेके आती है ना। मैं अभी पृष्ठभूमि में आपको बना रहा हूँ, है ना। अब देखिए, और कंपनी की संपत्ति जो बढ़ रही थी उसके बारे में भी वहाँ पर अफवाहें फैले जा रही थी। अब संपत्ति बढ़ रही है इसके बारे में अफवाह फैल रही है, और वहाँ की सरकार भाई इतने संपत्ति के मालिक से दूर कैसे रहे भाई, है ना। भाई आप कंपनी के पास अगर इतना पैसा है तो उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, हमें भी पैसा मिलेगा। तो जितना अमीर अगर कोई हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना फिर बनता है वहाँ की सरकार का। तो इतना अगर ज़्यादा अमीर बन गया तो सरकार को हिलाने लगेगा, है ना। फिर उसमें हिस्सेदारी के लिए सरकार जो है बेचैन होने लगी कि भैया कंपनी के पास इतना पैसा है, हमारी हिस्सेदारी कहाँ है भैया, तुम पैसे कमा के माला माला हो रहे हो, सरकार को भी तो दो कुछ पैसा। ठीक है। फिर देखिए, कंपनी के मामलों में सरकार ने 1763 में और 1764 में हस्तक्षेप किए थे, ठीक है। और शाही सेना से जो भी इलाके जीते गए थे उनमें राज्य के अधिकार क्या क्या होंगे, ये 1766 में आते आते संसद के हस्तक्षेप का रास्ता यहाँ पर आके तैयार हो गया। भाई 1763 और 64 में जो है वहाँ की सरकार ने वहाँ पर कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप किया। फिर अगर देखा जाए तो शाही सेना की सहायता से जो भी क्षेत्र जीते गए थे उन इलाकों पर राजस्व जो है वो किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा, इसके मामले को लेकर भी कंपनी ने जो है 1766 आते आते हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और इन्हीं सब चीज़ों ने संसद को हस्तक्षेप देने का वहाँ पर रास्ता तैयार कर दिया सीधा सीधा। फिर देखें, कंपनी ने सरकार को सालाना 4 लाख पाउंड देने की बात करी। भाई शाही सेना की सहायता से हमने जो जीता है और भारत में जो हमारे इलाके हैं वहाँ से हम सालाना आपको 4 लाख पाउंड दे देंगे, है ना। इस प्रकार देखिए, अब 4 लाख पाउंड कंपनी से ले रही है सरकार, इसका मतलब सरकार सीधी सीधी भागीदार है उसमें। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। ये कहना कठिन है कि ये सब अनमनस्कता के दौर में हुआ, मतलब सरकार को कुछ पता ही नहीं है, बेचारी सरकार तो कुछ चाह ही नहीं रहती, कंपनी ने सब कुछ कर दिया है। यहाँ पर डिफरेंस समझिएगा, कंपनी अलग चीज़ है, ब्रिटेन की सरकार अलग चीज़ है, समझ रहे हैं आप बात। यहाँ के लोग अक्सर कंपनी को ही वहाँ की सरकार मांग बैठते हैं। 1857 की क्रांति तक कंपनी रहती है, वो तो 1858 में बाद में हटाया जाता है कंपनी को, सीधा वहाँ की महारानी का शासन आता है, समझ रहे हैं आप बात। तो ऐसा नहीं था कि कंपनी के बारे में सरकार को कुछ पता ही नहीं था, सरकार वहाँ से पहले से ही इसमें सम्मिलित हुआ करती थी, है ना। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले यही मेंस में कि जो है कंपनी की जो सरकार, वहाँ ब्रिटेन की सरकार भारत से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। आप अपने पक्ष और विपक्ष रखिए, तो आप जो है इसमें पक्ष भी रख देना कि इस प्रकार से तो वो हस्तक्षेप कर रही थी, और कुछ मामलों में अगर आप काउंटर में देना चाहो तो भाई वो हस्तक्षेप भी नहीं कर रही थी। वो भी हमने दोनों के दोनों इसमें आर्गुमेंट देख लिया, है ना। ठीक है। अब देखिए, फिर भी ये कहा जा सकता था कि साम्राज्य में जो भी हुआ वो ज़्यादातर जो है वो यहाँ के जो लोग थे ना उनकी वजह से ही हुआ। कंपनी, हालांकि वहाँ की सरकार जो है कंपनी को प्रभावित कर रही थी, कंपनी में हस्तक्षेप कर रही थी, कंपनी के मामलों से संबंधित उसको जानकारी हुआ करती थी, परंतु देखिए संचार की सुविधा बहुत कम थी। संचार में सिर्फ फ़ोन वाला नहीं, आवागमन जो है उसको वो भी संचार में आएगा, उसकी समस्या थी, क्योंकि ब्रिटेन बहुत दूर है तो वहाँ के राजा को ज़्यादा पता भी नहीं होता था। इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ के भारत में जो यहाँ के अधिकारी हुआ करते थे कुछ चंद लोग, उन लोगों ने ज़्यादा भारत के जो नीतियाँ थी उनको प्रभावित
किया। हालांकि देखिए राज्य तो जो था वो जो भी उसका साम्राज्य हुआ करता था उससे लाभ तो उठा ही रहा था। अब राज्य और साम्राज्य का मतलब क्या, राज्य का मतलब है वहाँ की सरकार, ब्रिटेन की सरकार, उसमें राजा प्रधानमंत्री सब आ गए। और साम्राज्य का मतलब क्या है, उसके जितने भी उपनिवेश हो गए सारे के सारे वो सब उसके साम्राज्य में आते थे। उनका फायदा तो उठा ही रही थी वहाँ की सरकार, है ना। पर उन्हें नियंत्रित कैसे किया जाए, सवाल इस बात का जो है उठकर सामने आया। और कंपनी के मामलों पर संसद का नियंत्रण बढ़ाने की आवश्यकता कब और पड़ गई, 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद और भी जो है आवश्यकता पड़ गई कि भाई कंपनी को तो अब जो है नियंत्रित करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब दिन प्रतिदिन ये मजबूत होती जा रही है, शक्तिशाली होती जा रही है। और अब सिर्फ ये व्यापार का कार्य नहीं कर रही है भाई, वहाँ का राजा तो चाहेगा ना कि वहाँ हमारी देश की कंपनी अगर कहीं पर जाके जगह घेर लिए तो अब वो जगह मेरी होगी, क्योंकि कंपनी तो मेरे अंडर में, राजा के अंडर में तो कंपनी है, सारा देश राजा के अंडर में, है ना। और एक और बात थी कि कंपनी के भ्रष्ट नौकर जो थे, भारत में कुशासन के प्रति जो है संसद की चिंता बढ़ रही थी। जो कंपनी के भ्रष्ट नौकर हुआ करते थे उनके बारे में भी एक चिंता वहाँ पर बढ़ रही थी, है ना। फिर राजनीतिक कृपा के लिए हुआ क्या करता था, जो राजनीतिक कुलीन हुआ करते थे और व्यापारी, इनके बीच में जो है सांठगांठ हो ही जा रही थी, उपहार वगैरह के साथ व्यापार में रियायतें देकर। इन सब चीज़ों की वजह से राजनीतिक लोगों के बीच में और व्यापारी लोगों के बीच में सांठगांठ हो रही थी, है ना। जैसे भारत में भी चलता है, हर देशों में भी चलता है, क्रोनी कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं। समझ रहे हैं बात, कि राजनीति जो है उसका एकदम पूरा संबंध जो है वो व्यापारियों के साथ हो जाए और फिर वो मिलजुल कर सरकार चलाएं। कि जैसे हमारे यहाँ भी आरोप लगते रहते हैं कि अंबानी और अडानी की सरकार है, अंबानी अडानी के लिए काम करती हैं। हम ज़्यादा उसमें राजनीति में नहीं जा रहे, आप बात समझो, सिर्फ तर्क समझने की कोशिश करो, है ना। फिर देखिए उत्तर भारत के राजनीतिक वातावरण में जो कुछ भी हमें हमारे यहाँ जो स्वाभाविक लग रहा था कि भैया राजनीति और व्यापारी लोग मिलकर सांठगांठ करके जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, ये हमारे लिए कोई स्वाभाविक बात हो सकती थी। परंतु पश्चिम में जो है अब ज्ञानोदय का काल आ चुका था और वहाँ पर अब नैतिकता की बातें होने लगी थी। अब वहाँ पर देखिए विज्ञानवाद तर्कवाद सब आ चुका था, तो वहाँ के लिए देखिए एकदम अभिशाप के जैसे माना जाता था, क्योंकि ब्रिटेन के लोग भ्रष्टाचार बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए देखिए ब्रिटेन की उस काल की बनाई हुई जो चीज़ें हैं वो आज तक भी सुरक्षित हैं, आज तक भी उतनी की उतनी मजबूत है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये वो गलत मानते थे, उनके समाज में भ्रष्टाचार करने वालों को गलत नज़र से वहाँ पर देखा जाता था। और हमारे यहाँ तो अब देखिए क्या होता है, पैसा हो बस से भ्रष्टाचार से है, कैसा भी है ना। और जो यहाँ के जो कंपनी के अधिकारी हुआ करते थे वो देखिए यहाँ से खूब निजी व्यापार से पैसा कमाने लगते थे, चोरी छुपे भ्रष्टाचार करके पैसा कमा के, और वहाँ जाके देखे वहाँ के समाज में जगह बनाने लगे। वो वहाँ के जो लॉर्ड वगैरह हुआ करते थे, अंग्रेज कुलीन हुआ करते थे, उनके समाज में वो जगह बनाने के लिए कोशिश करने लगे। इसलिए वहाँ पर देखिए अब ब्रिटेन में एक आवाज़ उठने लगती है कि भैया कंपनी को अब आप नियंत्रित करो, क्योंकि कंपनी तो देखिए भ्रष्टाचार कर रही है। अगर ऐसा ही रहा तो ये भ्रष्टाचार, ये राजनीतिक अनैतिकता जो है ये तो सारी की सारी ब्रिटेन में फैल जाएगी और ब्रिटेन का पतन हो जाएगा। अब ये बातें जब उठने लगी तो अब कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने का दबाव वहाँ पर बढ़ने लगा, है ना। फिर उनको इस प्रकार से देखिए ब्रिटिश सरकार ने भी महसूस किया कि राज्य के नियंत्रण से बाहर रहने की अनुमति अब कंपनी को नहीं दी जा सकती। और 1772 में एडमंड बर्क नाम का व्यक्ति हुआ करता था, उसने दावा किया कि कंपनी के मामलों पर निगरानी रखना संसद का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। कर्तव्य तो इसलिए है कि भैया अगर इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया है तो पूरे इंग्लैंड में पूरी अनैतिकता और भ्रष्टाचार फैला देंगे। समझ रहे हैं बात। और अधिकार किस बात के लिए कि भाई राजा के अंडर में सब कुछ आता है, तो इतनी शक्तिशाली कोई कंपनी बन रही है तो उसको तो आप कंट्रोल करना बनता है। और इसमें भारत में जो क्लाइव और हेस्टिंग जैसे गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो भी सम्राट के साथ किसी न किसी संबंध बनाने के इच्छुक थे। भाई किसी न किसी प्रकार का एक अनौपचारिक भी उनके साथ संबंध हो, कुछ औपचारिक संबंध हो, इससे उनकी क्या है लेजिटिमेसी बढ़ जाएगी, वैधता उनकी बढ़ जाएगी ना। इसलिए कंपनी भी चाहती थी कि सरकार के साथ हमारा कोई संबंध बने और सरकार भी चाह रही थी कि कंपनी जो है वो हमारे नियंत्रण में आए, कुछ तो कुछ फॉर्मल एक संबंध जो है वो निर्धारित किए जाए, इसलिए दोनों चाह रहे थे, है ना। इसलिए भारत में कंपनी के मामलों पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण लादने की राजनीतिक इच्छा निश्चित रूप से अभी भी हाल फिलहाल में भी नहीं थी, पर कंट्रोल करने की एक बात तो वहाँ पर हुआ ही करती थी। जैसे देखिए प्रतिरक्षा और आंतरिक मामलों को छोड़ दें तो प्रभुसत्ता की स्थापना यानी कि कंपनी को एकदम पूरा अपने अंडर में ले ले अभी भी नहीं माना जाता था। सिर्फ प्रतिरक्षा और आंतरिक व्यवस्था को छोड़ दिया जाए, उसको छोड़ तो भाई कंट्रोल कर लो, बाकी कंपनी को अपने हिसाब से करने दो, है ना। फिर देखिए दुरुपयोग हो रहा था वहाँ पर बहुत सारा,
कंपनी में देखे, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से उनको दस्तंदाज वहाँ पर जारी किए जाते थे, उन दस्तंदाज होते थे उनका गलत उपयोग किया जा रहा था, और व्यापार जो है कंपनी को करने की इजाज़त थी, निजी व्यापारी भी व्यापार करने लगे, है ना। तो ये जो भ्रष्टाचार वहाँ पर फैल रहा था, उसमें देखिए लॉर्ड क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स वगैरह थे, वो ऐसे लोग भी वहाँ पर कम नहीं थे। वेलेस्ली तक उनमें निजी व्यापार चला के इनने पैसा मिला। मैंने आपको जब पढ़ाया था कि किस प्रकार से 1757 की लड़ाई में जीतने के बाद मीर जाफर ने किस प्रकार से क्लाइव को भर भर के पैसा दिया, है ना। तो ये सब चीज़ें के लिए इन लोगों पर इंडिविजुअली मुकदमा चलाया गया कि भाई क्लाइव खराब है, वेलेस्ली खराब है, हेस्टिंग्स खराब है, पर ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है ना, इस प्रकार से। तो अभी भी एकदम कंपनी को पूरी तरीके से गलत नहीं बताया जाता है, उनके नौकरों के ऊपर हमले किए जा रहे थे इंडिविजुअल पर कि क्लाइव खराब है, हेस्टिंग्स खराब है, इस प्रकार से, है ना। फिर देखिए भारत की स्थिति की जांच करने के लिए 1772 में इंग्लैंड में एक प्रवर समिति बना दी गई। अब देखिए प्रवर समिति भारत में भी होती है। प्रवर समिति मतलब सेलेक्ट कमेटी। अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा तो सेलेक्ट कमेटी होती है, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। तो ये सेलेक्ट कमेटी जो है वो गठित कर दी गई भारत से संबंधित मामलों को देखने के लिए, है ना। और ब्रिटिश सरकार और भारत में इलाकों की जो कंपनी हुआ करती थी मालिक, उनके बीच में कैसे संबंध निर्धारित किया जाए, इन बातों के लिए वहाँ के संसद ने एक समिति बना दी। इसीलिए देखिए वहाँ पर जो होगा उसका परिणाम भारत में आके निकलेगा, है ना। तो वहाँ के संसद ने एक आप कहो तो कि प्रवर समिति बना दी, सेलेक्ट कमेटी बना दी कि भाई ब्रिटेन की सरकार का और ये कंपनी जो है ना भारत में इलाकों की मालिक है, इनके बीच में संबंध कैसे तय होंगे। इन संबंधों को तय करने के लिए जो है एक प्रवर समिति बना दी, और वो प्रवर समिति का काम था कि वो इस मामले में सुझाव अपने दें, है ना। फिर देखें ऋण, वहाँ पर देखिए कंपनी ने क्या किया, एक ऋण संबंधी प्रार्थना पत्र दिया। और भाई वहाँ पर ऐसा था कि कंपनी के जो नौकर थे, कंपनी के सेवक जो थे, वहाँ के अधिकारी थे, वो तो अमीर बन के भारत यहाँ ब्रिटेन में आ रहे, नवाब के जैसे दिखा रहे, और कंपनी घाटे में चल रही, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये तो भाई आप कहो कि ये तो पूरा कुप्रबंध है। तो इस कुप्रबंध को रोकने के लिए भी वहाँ पर कोशिश वहाँ पर होने लगी, ठीक है। और इस प्रकार तो देखिए तो ब्रिटेन के नैतिक मानदंडों में गिरावट की चिंता लोगों को होने लगी कि तो ब्रिटेन में एकदम पूरे नैतिक पतन हमारा हो जाएगा। और साथ ही साथ उस काल में देखिए एडम स्मिथ ने किताब लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ, है ना। इसमें एक अर्थशास्त्री चिंतन का नया संप्रदाय इसने जन्म दे दिया। इसमें क्या लिखा था कि भैया अगर इंग्लैंड से पैसा अगर बाहर जाता है तो ये इंग्लैंड तो गरीब हो जाएगा, है ना, वेल्थ जो है वो चली जाएगी, है ना, इस प्रकार से। और मुक्त व्यापार का ये समर्थक हुआ करता था। इस प्रकार से कंपनी के एकाधिकार को तो अब खत्म करने की बातें होने लगी यहाँ पर 1772 के आसपास ही आते, है ना। और इसलिए संसद के बाद में एक समझौते का निर्णय किया और भारतीय मामलों पर एक तरीके का, हालांकि 1772 तक आते आते एक नियंत्रण तो स्थापित किया गया, पर पूर्वी व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार अभी भी रहने दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जो एकाधिकार का समर्थन करने वाले व्यक्ति हुआ करते थे वो अभी भी इतने मजबूत तो नहीं थे। और भारत में जो कंपनी का शासन था ना, वो अब किसको सौंप दिया, कंपनी का शासन का अधिकार कंपनी में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया गया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को उसका नियंत्रण सौंप दिया गया। अब ये है 1772 तक की हालात, है ना। अब चलते हैं आगे। फिर देखिए अब इसमें इस बात से एक प्रवृत्ति तो ये स्थापित हो गई कि कंपनी में भारत के प्रशासन पर अब अगला कदम जो होगा वो एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। और अब ये महत्वपूर्ण कदम किसके रूप में सामने आता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में सामने आता है। देखिए अक्सर लोग एक्ट याद करते हैं और वो भूल जाते हैं। वो क्यों भूल जाते हैं कि वो सीधा पॉलिटी की किताब में गए और वो एक्ट पढ़ने लगे, उनको बैकग्राउंड पता ही नहीं है कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था, इसलिए वो भूल जाते हैं। ये वाले जो है, आप ये वाला लेक्चर अगर पढ़ लोगे तो इन एक्ट्स को आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको एक कंटिन्यूटी दिखेगी क्योंकि ऐसा हो क्यों रहा था, बैकग्राउंड क्या था इनका, है ना। तो 1773 का एक्ट अब आता है क्योंकि 1772 में वहाँ के संसद में एक सेलेक्ट कमेटी बन चुकी है ना। और इसमें क्या हुआ कि भारत जो था, भारतीय मामलों पर नियंत्रण के बारे में संसद के अधिकार को औपचारिक मान्यता दे दी गई इस एक्ट के माध्यम से। ऐसा कैसा स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ लेगी, इन एक्ट से पूछती है यूपीएससी, एक नए क्वेश्चन इन एक्ट से आता ही आता है ना। तो यहाँ पर अब संसद का अधिकार जो था उसको औपचारिक मान्यता दे दी गई भारत के मामलों पर नियंत्रण के लिए, ठीक है। और
अब आगे से कंपनी के जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे उनके लिए आवश्यक हो गया कि वो जो भी सैनिक हो, असैनिक हो, राजस्व के मामले हो, वो सारे के सारे पत्र किसको भेजेंगे? भारत सरकार को भेजेंगे, है ना। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होंगे, कंपनी के मालिक, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज कंपनी में होते हैं ना, फिर उनके पीछे मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वैसे ही तो वहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे उस टाइम। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए अब अभी आवश्यक हो गया कि वो जितने भी असैनिक हो, सैनिक हो, राजस्व के कैसे भी मामले हो, वो ब्रिटिश सरकार के सामने भेजेंगे वो, ठीक है। इसके अलावा भारतीय इलाकों पर भी कुछ सीमा तक केंद्रीकृत नियंत्रण जो है वो लगा दिया गया। किस प्रकार से लगाया गया कि बंगाल का जो गवर्नर अब तक हुआ करता था उसका दर्जा बढ़ाकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और ऐसा प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल दोनों अलग बातें हैं ठीक है ना। और इस बंगाल के गवर्नर की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बना दी गई। भाई 4 सदस्यों की परिषद जो है, 4 सदस्य जो है इसको सहायता देंगे गवर्नर जनरल को, ठीक है। और अगर आपातकालीन स्थितियों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय रजवाड़ों के साथ युद्ध करने का, साथ ही साथ शांति समझौता उनके ऊपर हस्ताक्षर करने का, है ना, ये और मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण करने की शक्ति भी किसको दे दी गई? वहाँ की परिषद को दे दी गई, बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी गई, ठीक है। और गवर्नर जनरल को और उसकी काउंसिल जो है वो किसके अधीन कर दिए गए? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन कर दिए गए, है ना। अब उस गवर्नर जनरल और उसके ऊपर कौन आ गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आ गया, ठीक है। और उनसे उन्हें नियमित पत्र भेजने की आशा की जाती थी कि जितने भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जितने ये गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है, ये सारे के सारे पत्र किसको भेजेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको भेजेगा? ब्रिटिश संसद को भेजेगा, ब्रिटिश सरकार के सामने भेजेगा। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई, क्योंकि जितने भी वहाँ पर कोई मुकदमा हो जाएगा तो उसका न्याय निर्णय कौन करेगा? तो भाई एक सर्वोच्च न्यायालय बना दिया जाए, है ना। और विधायी तो भाई अब कानून कौन बनाएगा? तो कानून बनाने की शक्ति दे दी गई जो गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी उसको दे दी गई, है ना। अब देखिए अधिनियम जो है वो कोई संतोषजनक अधिनियम ये नहीं रहा। क्यों नहीं रहा इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले मैं एक बार यहाँ पर आपको समझा दूँ। देखिए हुआ क्या, 1773 में एक एक्ट ला दिया गया, 1773 का चार्टर एक्ट ला दिया गया, ताकि कंपनी पर, भारत में जो कंपनी है उसको नियंत्रण में लाया जा सके। और भारत में जितने भी इलाके थे उस पर ब्रिटिश सरकार का, यानी कि वहाँ की संसद का नियंत्रण जो है वो डाल दिया गया, क्योंकि वहाँ के संसद का नियंत्रण होगा भारत के सभी जितने भी इलाके हैं, ठीक है ना। एक सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया बंगाल में। अब आप कहोगे वहाँ तो उच्च न्यायालय होना चाहिए, पर नहीं, उस टाइम तक तो वही उनका मुख्य मामला क्षेत्र हुआ करता था, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय, है ना, अपेक्स कोर्ट बना दिया गया। अब यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये हेड बना दिए गए। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो किसको भेजा करेंगे? जितने भी पत्र है सैनिक, असैनिक, राजस्व के मामले के, वो ब्रिटिश सरकार को भेजा करेंगे, है ना। वो सब के सब किसको भेजेंगे? ब्रिटिश सरकार को। और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नीचे गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इस गवर्नर जनरल की काउंसिल बना दी गई, है ना। अभी गवर्नर जनरल और इसकी काउंसिल है, इनको विधायी शक्तियां दे दी गई, यानी कानून कौन बनाएगा? ये बनाएंगे। लागू कौन करेगा? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल करेंगे। फिर न्याय निर्णय कौन करेगा? तो एक सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया। और एक गवर्नर जनरल जितने भी मामले होंगे वो सारे के सारे किसको भेजेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के मालिक कौन है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मालिक कौन है? वहाँ की ब्रिटिश सरकार, है ना। इस प्रकार से इन्होंने एक वहाँ पर निर्धारण कर दिया कि अब वहाँ की संसद जो है उसकी सत्ता वहाँ पर निर्धारित कर देगी। 1 मिनट में पानी पी लूँ। अब देखिए ये जो कानून लाया गया, ये अधिनियम लाया गया, ये कोई कारगर व्यवस्था वहाँ पर स्थापित नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? देखिए यहाँ के बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, उनको ब्रिटिश सरकार के सामने पत्र भेजा जाना था, मगर इतनी दूर भेजोगे कैसे? कितना टाइम लग जाएगा वहाँ पर भेजने में? तो महीनों लग जाएंगे। तो ये संचार की समस्याओं की वजह से ये काम ठीक से नहीं हो पाया, ठीक है। वहाँ की सरकार निगरानी भी नहीं रख पाई इतनी दूर, ठीक। साथ ही साथ काउंसिल में भी फूट पड़ जा रही थी। और गवर्नर जनरल और मान लो काउंसिल है, 4 सदस्य काउंसिल में है और एक गवर्नर जनरल है। अब इनके बीच में फूट पड़ गई, गवर्नर जनरल कुछ और कह रहा है, काउंसिल कुछ और कह रही है, तो बात किसकी मानी जाएगी? ये वाली बात भी यहाँ पर निर्धारित नहीं थी, इसलिए यहाँ पर भी फूट पड़ी रही, इसलिए यहाँ पर भी कोई ठीक से न्याय निर्णय नहीं हो पाया। फिर इस अधिनियम की शब्दावलियाँ जो थी वो भी अस्पष्ट वाली शब्दावलियाँ थी, इसलिए उनका जोड़ तोड़ की बहुत सारी उसमें संभावना रह गई,
है ना। जैसे आज भी लिख देते हैं हमारे कानून में कि भारत की सॉवरेनिटी के विरुद्ध कोई काम किया तो उसको जेल में भेज देंगे। अब सॉवरेनिटी तो बहुत बड़ा कंसेप्ट हो गया, क्या सॉवरेनिटी का मतलब, है ना, एक एक चीज़ निर्धारित नहीं करी उसमें, तो जिसमें जोड़ तोड़ की संभावना बढ़ गई। और जिसका जो प्रांतीय गवर्नर जो हुआ करते थे उन लोगों ने उसका खूब फायदा उठाया। और सर्वोच्च न्यायालय जो था और जो काउंसिल थी उसके अधिकार क्या होंगे, ये ठीक तरीके से माफ करना, 1 मिनट। हाँ, तो सर्वोच्च न्यायालय है और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसके अधिकार क्या क्या होंगे, ये चीज़ों के बीच में टकराव पैदा होने लगे, है ना। फिर यही अधिनियम की अस्पष्टता और जो अनिश्चितता वाला इसका चरित्र था, इसके कारण प्रभुसत्ता के जो भी मुद्दे थे वो ठीक ठीक से सुलझे नहीं इससे, है ना। इसके बाद में देखिए 1773 के बाद में 1781 में एक संशोधन कानून लाया भी गया और सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र था उसको सटीक तरीके से बताया गया। परंतु फिर दूसरी सारी विसंगतियाँ थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल वाला हो गया, ये सब चीज़ें अभी भी बाकी थी, ये सब चीज़ें रह गई। अब इसके लिए एक समाधान आगे फिर आता है 1784 का एक्ट। तो 1773 का एक्ट हमने देख लिया। अब आ जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं कि पिट्स नाम के व्यक्ति जो हुआ करते थे उसने इनको बनाया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, ये भी एक समझौते के जैसे हुआ करता था, कंपनी के इलाकों को इसमें छेड़ा नहीं गया। भाई कंपनी के जो भी इलाके हैं उसके मामले में हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं किया गया, परंतु सार्वजनिक मामलों और प्रशासन पर सरकार का जो है नियंत्रण, यहाँ पर प्रत्यक्ष नियंत्रण यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। वो तो 73 में हो गया था, है ना। इस प्रकार से कंपनी के इलाकों को नहीं छेड़ा गया कि बढ़ाओ घटाओ ये सब क्या है क्या नहीं है, बस उसमें ये हो गया कि माफ कीजिएगा प्रशासन पर जो है सरकार का अत्यधिक नियंत्रण यहाँ पर लाद दिया गया, ठीक है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो था ही था, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया 6 सदस्यों का, है ना। और 1 सदस्य के कौन कौन थे ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, पर सुन लीजिए। जैसे राज्य सचिव हुआ करते थे, उनमें से चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो हुआ करते थे वो, और 4 प्रीवी काउंसलर हुआ करते थे। अभी प्रीवी काउंसलर क्या हुआ करते थे, प्रीवी वहाँ पर हुआ करता था, उच्च सदन जो हुआ करता था ना उसको प्रीवी काउंसिल बोला करते थे, है ना। और वहाँ का न्याय, अगर हम देखें कि वहाँ का न्यायालय कौन हुआ करता था, तो उच्च सदन जो हुआ करता था प्रीवी काउंसिल, जिसमें लॉर्ड्स बैठा करते थे, और लॉर्ड्स जो बैठे थे वही होता था प्रीवी काउंसिलर्स उन्हें कहते थे। तो 4 प्रीवी काउंसिलर हो गए, और एक हो गया वहाँ पर राज्य सचिव होते थे, उनमें से एक हो गया, और एक हो गया चांसलर ऑफ एक्सचेकर। वहाँ पर देखिए सचिव का मतलब कोई जैसे अपने यहाँ सेक्रेटरी होता है वैसा नहीं, वहाँ पर मंत्री को ही सचिव कहते हैं, सेक्रेटरी कहते हैं, है ना। तो उन लोगों को यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया। और बोर्ड जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका काम क्या था कि ईस्ट इंडीज़ में जो भी ब्रिटेन के इलाके हैं उनमें नागरिक, सैनिक और राजस्व संबंधी जितने भी काम होंगे उन सब का निगरानी, मार्गदर्शन, नियंत्रण, सारा का सारा काम जो है वो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात मानना किसके लिए आवश्यक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए मानना अनिवार्य था, है ना। और सारे के सारे पत्र जो है वो किसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भेजेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भेजेगा। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, है ना। फिर एक बार यहाँ तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस में एक बार और आपको मैं खुद लिख कर समझा दूँगा, ठीक है। फिर वाणिज्य और संरक्षण पर भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, देखिए अब जितने राजनीतिक जैसे मामले होंगे ना उस पर तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल निर्धारित करेगा, और जो भी वाणिज्य से संबंधित काम जो होंगे उस पर नियंत्रण किसका रहेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं तो उसमें डायरेक्टर्स का ही तो काम होता है ये सब, हाँ। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसका काम हो गया, जो कंपनी का वाणिज्यिक काम हो गया उसको नियंत्रण करने का। लेकिन फिर क्या हुआ, लेकिन गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ जैसे प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति देखिए वो किसकी सहायता से ही कर सकता था, सम्राट की सहमति से ही वह नियुक्त कर सकता था। कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो, है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो अगर नियुक्ति करनी हो गवर्नर जनरल की, गवर्नर की और कमांडर इन चीफ की, तो इन अधिकारियों की नियुक्ति हो वहाँ के ब्रिटेन के सम्राट की सहायता से, उनकी सहमति से ही कर सकता था, ठीक है। और भारत का शासन जो है वो गवर्नर जनरल और एक 3 सदस्यों वाली परिषद के अधीन कर दिया। 1773 में 4 था, अब 3 हो गए। ये सदस्यों की संख्या के अंदर आपको नहीं जाना है, यूपीएससी ने आज तक कभी नहीं पूछा है कि 4 सदस्य थे कि 3 सदस्य थे। मेंस में भी क्वेश्चन आया तो आपको इस पे जोर कभी नहीं देना कि 3 सदस्य थे 4 सदस्य थे, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा क्या है, कंट्रोल का मुद्दा है, यहाँ पर बात क्या है वो मेन है ना।
तो अब देखिए 3 सदस्यों की परिषद यहाँ पर बना दी गई और गवर्नर जनरल की शक्ति में इसकी वजह से वृद्धि होगी, क्योंकि पहले 4 थे अब 3 हो गए, तो शक्ति में तो वृद्धि होगी, है ना। साथ ही साथ तो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी वो गवर्नर जनरल के अधीन कर दी, इसकी वजह से भी तो गवर्नर जनरल की शक्तियाँ बढ़ गई, है ना। और उनके ऊपर शक्तियों को और बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ कमान का इस प्रकार से अब देखिए एक सुस्पष्ट सोपान क्रम यहाँ पर बना दिया गया। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर देखिए, अब एक तो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बना दिया गया यहाँ पर, है ना, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब और यहाँ पर बना दिया गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसका मालिक? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मालिक। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसका मालिक? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मालिक है गवर्नर का, गवर्नर जनरल, और उसकी काउंसिल का मालिक है। समझ रहे हैं आप बात? अब देखिए गवर्नर जनरल के दो मालिक हो गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी हो गए, दो मालिक हो गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम तो क्या था? वाणिज्य से संबंधित जो भी कार्य हुआ करते थे वो ये देखते थे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था कि जो भी आप राजस्व से संबंधित मामले देख लो, सैनिक देख लो और असैनिक से संबंधित जो भी मामले हैं वो सारे पत्र जो है ये जो है गवर्नर इसको भेजेगा और ये इसको भेजेगा। समझ रहे हैं आप बात? इस प्रकार से दो इसके मालिक हो गए। अब इसका फायदा क्या हुआ? ये जो है इन दोनों को लड़ा भी सकता था, है ना। यही तो है, आदेश की एकता होनी चाहिए। आदेश की एकता नहीं है तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, उसका वो फायदा भी उठा सकता है। भाई ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको कुछ और बात कहे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और बात कहे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है कुछ और बात कहे, तो ये तो बोल देगा कि नहीं मेरे को तो इसने बोला था, इसको बोल देगा मैंने तो इसने को बोला था, और उस टाइम ऐसा था नहीं कि क्रॉस चेक कर ले जल्दी से फ़ोन करके। समझ रहे आप बात? तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया यहाँ के गवर्नर ने, है ना। अब देखिए यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। फिर जो परिषद हुआ करती थी उस परिषद में भी गुटबंदियाँ होने लगी। भाई 3 सदस्य तो उसके हो गए, एक गवर्नर जनरल हो गया। अब ये गुटबंदी यहाँ होने लगती थी तो गवर्नर कुछ काम ही नहीं कर पाता था। गवर्नर जो है कुछ आदेश दे और वहाँ की जो काउंसिल है वो काउंसिल उसको मना कर दे। जैसे अब अभी ऐसा होता है ना कि चीफ मिनिस्टर कोई बात कर रहा है और कानून लागू करने की कोशिश कर रहा है गाँव राज्यों में, और गवर्नर जो है वहाँ का राज्यपाल वो उसके ऊपर आपको होगी तालाल मार के बैठ जाता है, उसके ऊपर वीटो लगा देता है, उसको पास ही नहीं करता। इस प्रकार से काम वहाँ पर हो रहा था, है ना। इसलिए फिर 1786 में एक कानून लाया जाता है, एक संशोधन कानून, और उसमें गवर्नर जनरल को ये कहा जाता है कि भाई अगर कोई असाधारण परिस्थितियाँ है तो आप काउंसिल का जो अधिकार था उसको ओवरराइड भी कर सकते हो। तो अब जाके गवर्नर जनरल को थोड़ा कलेजे को ठंडक मिली कि भाई अब तो मैं ये कह दूंगा भाई असाधारण मामला है और मैं अब जो है काउंसिल को दरकिनार कर दूंगा। अब जो है इसको फ़ायदा हो गया गवर्नर जनरल को, ठीक है। फिर साथ ही साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी अधिकार दे दिया गया कि वह गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के दोनों पदों को एक साथ मिला दे। पहले देखिए गवर्नर जनरल अलग हुआ करता था, है ना। गवर्नर जनरल जो था वो अलग हुआ करता था और कमांडर जो चीफ हुआ करता था वो अलग हुआ करता था। जो कमांडर इन चीफ जो था वो अलग हुआ करता था, यानी सेना का अधिकारी अलग था और गवर्नर जनरल अलग था। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह अधिकार दे दिया गया कि आप ये दोनों पद एक में मिला दो, है ना। तो अब इसने ये पद मिला दिए तो वॉरेन हेस्टिंग्स पहला ऐसा गवर्नर जनरल बन गया जो गवर्नर जनरल भी था और साथ ही साथ वो कमांडर इन चीफ भी था, यानी सेना के अधिकार भी अब उसके पास में आ गए, है ना। तो वो बहुत शक्तिशाली हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर एक नियंत्रण का एक पुख्ता सा ढांचा बना दिया गया और 1858 तक अगर देखें तो इसी प्रकार से मामला चलता रहता है। कोई छोटा मोटा परिवर्तन होता है, बाकी जो राजनीतिक तौर से और कंपनी को कंट्रोल करने का जो तरीका था वो तरीका यही रहता है। वहाँ पर देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा, है ना। गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों अब एक ही पद हो गए। इस प्रकार से वो हो रहा है, काउंसिल के वो मामलों को ओवरराइड कर सकता है। ये अब चीज़ें इतनी ही थी, बाकी थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ यही जो है मेन यही चलता रहता है 1858 तक, ठीक। अब इसके बाद का अगला एक्ट आ जाता है 1793 का एक्ट। 1793 के एक्ट में कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है ज़्यादा। इसमें एक तो ये था कि कंपनी के अधिकारियों को जो भी कर्मचारियों को जो भी वेतन दिया जाता था वो भारत के राजकोष से दिया जाने लगा। यानी है कंपनी के अधिकारी, ब्रिटेन में कंपनी का हेडक्वार्टर है, परंतु पैसे कौन देगा? वो भारत के पैसा से पैसा दिया जाएगा, है ना। ये चीज़ें सब आगे और पढ़ेंगे इनके बारे में, है ना। वो वेल्थ ड्रेन थियरी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे तब और इनके बारे में जानेंगे कि देखिए भारत से वहाँ पर ले जाया जा रहा पैसा, उसको होम चार्जेस का नाम दिया गया था, है ना।
फिर 1793 में क्या हुआ कि भाई कंपनी को 20 साल के लिए चार्टर इसका नवीनीकरण कर दिया। भाई 20 साल तक कंपनी और भारत में शासन कर सकती है, कम से कम 20 साल तक तो कर ही सकती है। 20 साल तक नवीनीकरण इसका चार्टर कर दिया गया, जैसे रिन्यू करते हैं ना लाइसेंस, वैसा लाइसेंस दे दिया इसको 20 साल के, यानी 1813 तक इसको लाइसेंस दे दिया शासन करने का, ठीक है ना। और यहाँ पर देखें भारतीय इलाकों पर इसको पूर्ण अधिकार दे दिया गया। कंपनी जो भारतीय प्रशासन में गवर्नर जनरल जो है उसकी शक्ति बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर हुआ करते थे उनका निर्णायक नियंत्रण किसको दे दिया गया? उसका नियंत्रण दे दिया गया गवर्नर जनरल को। देखिए भारत में 3 प्रेसिडेंसी इनकी थी, एक तो हो गया बंगाल प्रेसिडेंसी, एक हो गया आप माफ़ कीजिएगा मद्रास, और एक बम्बई प्रेसिडेंसी, है ना। तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी में ही बैठा करता था गवर्नर जनरल, और यहाँ पर सिर्फ गवर्नर हुआ करते थे। तो इन गवर्नरों को अंडर में किसके दे दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में दे दिया गया, है ना। इनसे संबंधित कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? यहाँ की जो काउंसिल है वो काउंसिल कानून बनाएगी, तो इसको और अधिकार दे दिया गया है ना। ये कानून भारतीय जनता के सभी अधिकारों और जान माल पर लागू होने के लिए वहाँ पर देखिए कानून निर्धारित कर दिए गए, है ना। और अदालतों के लिए अनिवार्य बना दिया गया कि वो कोई भी फैसला सुनाएंगी तो वो इन कानूनों के अनुसार ही सुनाएंगी, और इन कानूनों का अनुवाद जो है वो भी अनिवार्य करवा दिया गया, है ना। भाई कोई भी कानून जो है उसका अनुवाद जो है भारतीय भाषाओं में वो अनिवार्य है, तभी तो यहाँ की जनता जो है वो उन अधिकारों के बारे में जान पाएगी, है ना। साथ ही साथ दीवानी कानून जो था ना, सिविल लॉ की ये धारणा पेश कर दी गई, जिसमें ये था कि सिविल लॉ जो अब कौन बनाएगा? कोई धार्मिक सत्ता नहीं बनाएगी, एक धर्मेतर सत्ता बनाएगी। और वो सत्ता कौन थी? वो सत्ता थी कौन? गवर्नर जनरल की काउंसिल वो कानून बनाएगी, है ना। अब देखिए यहाँ पर विल्बर फोर्स नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, वो इन कानूनों में 2 धारा जुड़वाना चाहते थे। एक तो क्या धारा थी कि ब्रिटिश राज का उद्देश्य भारतवासियों के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करना, ये वाली धारा इस कानून में जोड़ दो। दूसरी एक ये भी था कि भारत में साम्राज्यिक लक्ष्य की सिद्धि करने के लिए होना क्या चाहिए कि अध्यापक और मिशनरियाँ जो है उन लोगों को भारत में आने की छूट दी जानी चाहिए। परंतु देखिए इसमें ये छूट जो है इसमें ये शामिल नहीं की गई कि वहाँ पर भारत में अभी कोई आ नहीं सकता, और साथ ही साथ ये नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करना है। ये वाली दोनों धाराएं जो है वो विल्बर फोर्स की शामिल नहीं की जाती 1793 में। पर ये जो मिशनरी वाली है वो आगे 1813 वाला एक्ट आता ना, उसमें ये मान ली जाती है इसकी, है ना। अब देखिए 1793 का एक्ट बन गया है। अब आ जाता है 1808 का टाइम। 1808 में क्या होता है? वहाँ के इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को ही वहाँ पर प्रीवी काउंसिल बोला जाता था। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में एक जांच समिति बना दी 1808 में, और उस जांच समिति ने 1812 में एक रिपोर्ट सौंपी वहाँ की संसद में। और वहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आते आते 1812 आते आते वहाँ पर मुक्त व्यापार के जो समर्थक थे वो ब्रिटेन की राजनीति में हावी हो चुके थे, और भारत में ये मांग कर रहे थे कि मुक्त प्रवेश की मांग होनी चाहिए, यानी सिर्फ अब कंपनी को एकाधिकार ना हो भारत में व्यापार करने का, सब लोगों को भारत में व्यापार करने का अधिकार दे दिया जाए। वहाँ भारत में जाकर बसने की, मिशनरी वगैरह को सबको जाने की आज़ादी दे दी जाए, है ना। वो ये मानते थे कि जब भारत में पूंजी आएगी तो भारत को कुशलता मिलेगी, और भारत को कुशलता मिलेगी, पूंजी मिलेगी तो उद्योगों की स्थापना होगी, खेती में नई नई तकनीकें आएंगी, और भारत में खूब सारा विकास होगा। और विकास का फ़ायदा किसका होगा? हमें होगा भाई, हम तो भारत तो उपनिवेश है, उसका पैसा चूस के सब हम लेंगे। तो ये वो उनका मानना था। उनका किनका? जो मुक्त व्यापार वाले थे, उनका कोई भारत के प्रति ऐसा नहीं था कि भारत में विकास करके भारतवासियों को एकदम स्वर्ग बना देंगे। नहीं नहीं नहीं, भारत में ये सब खेती करके, ये उद्योग लगा के सब पैसा कहाँ लाएंगे? ब्रिटेन में लाएंगे, है ना। अब बेंथमवादी सुधारक यहाँ पर आ गए थे, है ना। बेंथमवादी सुधारक, हमने आपको बताया बेंथम जो है, जेरेमी बेंथम, ये अब सुधारवादी आदमी यहाँ पर उदारवादी है। उदारवादी तो यही चाहते थे, है ना। भारत और ब्रिटेन की नीतियों को अब प्रभावित करने का प्रयास करने लगे। और जो इंजीलवादी हुआ करते थे, इंजीलवादी चार्ल्स ग्रांट था, वो अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में वो चुना गया। अब कोर्ट ऑफ जब डायरेक्टर में चुना गया तो अब तो भैया उसकी आवाज़ पुख्ता हो गई। अब यहाँ पर इसी वजह से आता है 1813 का चार्टर एक्ट, है ना। अब इस 1813 के चार्टर एक्ट में क्या होता है? कंपनी को 20 वर्ष के लिए चार्टर फिर नवीनीकरण कर दिया जाता है, यानी 1833 तक अब कंपनी भारत में शासन कर सकती थी, है ना। और इस दौरान कंपनी के इलाकों पर पूरा का पूरा अधिकार उसका था, ये भी दे दिया गया। साथ ही साथ इस कानून ने भारतीय क्षेत्र पर यूनाइटेड किंगडम के सिंहासन की असंदिग्ध प्रभुता का दावा भी कर दिया। तो ये स्टेटमेंट एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था कि 1813 के एक्ट ने
यूनाइटेड किंगडम के सिंहासन की असंदिग्ध प्रभुता का दावा कर दिया। एक उसने मिशनरियों को भारत में आ जाने की इजाज़त दे दी, है ना, ये सब। फिर कंपनी को भारतीय व्यापार के एकाधिकार से अब वंचित कर दिया गया 1813 में आते आते, क्योंकि मुक्त व्यापारी वहाँ पर जो है जोर शोर से काम करने लगे थे, वहाँ पर प्रभाव बढ़ गया था ब्रिटेन में। तो अब यहाँ पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया सिर्फ चीनी और चाय के व्यापार पर। चीनी मतलब चाय में चीनी डालने वाली नहीं, चीन वाला चीनी है ये, या चीन समझो आप। चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार और सिर्फ चाय का व्यापार का एकाधिकार अब कंपनी के पास रह गया। बाकी जो है कंपनी का एकाधिकार अब समाप्त कर दिया गया। और भारत में जो ईसाई मिशनरियाँ आने वाली थी, ईसाई मिशनरियाँ जो थी उनको भी आने की अनुमति दे दी गई, है ना। बस ईसाई मिशनरियों को करना क्या होता था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों में से किसी से एक लाइसेंस ले लो भारत में आने का। तो ये लाइसेंस ले लेके भारत में आ जाती है ईसाई मिशनरियाँ। और इनका उद्देश्य क्या होता है? भारत में शिक्षा फैलाना, ज्ञान फैलाना, ईसाइयत की रोशनी फैलाना और अंधविश्वास दूर करना, यानी कि भारत वाला अंधविश्वास खत्म करके अपना वाला अंधविश्वास फैलाना इनका काम था, अगर सही बात करें तो। लिखने के लिए आए एग्जाम में तो यही कि भाई अंधविश्वास को खत्म करना है, शिक्षा का प्रसार करना है, ईसाइयत का प्रसार करना, ये सब इनका काम हुआ करता था। ठीक है। अब 1813 के जो चार्टर एक्ट है वो भारत के पश्चिमीकरण में एक मील का पत्थर साबित हुआ। चलो ये स्टेटमेंट बन जाएगी यूपीएससी मेंस में कि 1813 का चार्टर एक्ट भारत के पश्चिमीकरण में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कैसे? स्पष्ट करें। तो आप क्या बताओगे उसमें? पश्चिमीकरण में इसलिए हुआ, पहली बात तो अब यहाँ पर देखें ईसाई मिशनरियों को आने की इजाज़त दे दी गई, तो वो भारत के पश्चिमीकरण करेगी कि नहीं करेगी? ईसाइयत फैलाएगी। और कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और बहुत सारे व्यापारी लोग वहाँ से आने लगे, पूंजी वहाँ से यहाँ पर आने लगी। ठीक है, उसके वजह से भारत का पश्चिमीकरण बढ़ने लगा। समझ रहे आप? भारत के लोग अब आने लगे, भारत में रहने लगे, निवास करने लगे। पहले भारत में आने की इतनी इजाज़त नहीं थी, अब खुला लोग भारत में आकर रहने लगे। समझ रहे हैं आप बात? साथ ही साथ यहाँ पर आते आते शिक्षा के ऊपर भी सरकार के द्वारा पैसा यहाँ पर दिया गया था। शायद 1 लाख रुपया जो है सरकार के द्वारा बजट में रखा गया कि यहाँ पर शिक्षा फैलाने के लिए 1 लाख रुपये जो है दिए जाएंगे ईसाई मिशनरियों को। समझ रहे हैं आप बात? अब तक कहीं दुनिया में ऐसा नहीं था कि शिक्षा के लिए बजट में पैसा दिया गया हो, यहाँ भारत में 1813 में दिया गया था। आप समझ रहे बात? ठीक है। अब आ जाते हैं 1833 की बात। 20 साल बीत गए। 1833 में चार्टर के पुनर्नवीनीकरण की बात उठी, है ना, और एक नया व्यापक आंदोलन खड़ा हो जाता है। और वो आंदोलन अब क्या होता है? अब सिर्फ मुक्त व्यापार वाला ही, वही नहीं कि कंपनी का वही करो, अब तो ये हो गया कि कंपनी को उन्मूलन ही कर दो, समाप्ति कर दो कंपनी को। अब कंपनी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब ये वाली मामला जो है उठ के यहाँ पर सामने आने लगा है। और भारत सरकार का सीधा प्रशासन कौन ले ले? इंग्लैंड की सरकार जो है वो भारत का प्रशासन सीधा अपने हाथ में ले ले, क्योंकि अब तक भारत से भी ऐसी मांगे उठने लगी थी, क्योंकि कंपनी बहुत शोषण कर रही थी। और कंपनी चाहते थे कि हम तो जो है ना महारानी की प्रजा बने, हमें जो है कंपनी से दिक्कत है। सब लोग यही चाहते थे कि महारानी की प्रजा हम बन जाएं। कंपनी ख़राब है, कंपनी का ये ख़राब है, वहाँ की महारानी बहुत सही है, वो तो सही है। उनको पता ही नहीं है कि हम लोग जो है यहाँ पर हमारी हालत ऐसे है। तभी तो शुरू में जो हमारे यहाँ राष्ट्रवादी नेता होंगे वो क्या करेंगे? वो वहाँ पर ब्रिटिश संसद में ज्ञापन पत्र, प्रार्थनाएं भेजेंगे, क्योंकि उनको लगता था कि उनको पता ही नहीं है भारत में हालत क्या है, ये तो कंपनी है जो ख़राब कर रही है, जो भी कर रही है ना। ये जो है इसलिए कंपनी के उन्मूलन का जो है यहाँ पर आवाज़ें उठने लगी, भारत से भी और ब्रिटेन से भी, है ना। और उस समय ब्रिटेन का राजनीतिक वातावरण जो था वो भी सुधार के पक्ष में था कि भाई सुधार तो होना ही चाहिए और कंपनी का उन्मूलन तो होना ही चाहिए। और वहाँ पर 1832 का सुधार एक्ट लागू हुआ था अभी भी ब्रिटेन में। इन सब वजह से महत्वपूर्ण हो गया कि भैया अब तो कंपनी का उन्मूलन हो। और एक संसदीय जांच जो है वो हुई, और उस संसदीय जांच में सिफारिश की गई कि भारत के इतिहास में ये जो संसदीय जांच वहाँ पर हुई, उस संसदीय जांच में भी सिफारिशें की कि भाई कंपनी को समाप्त कर दो। इसलिए देखिए 1833 का कानून जो है वो भारत के संवैधानिक इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। ऐसा क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो किस प्रकार से भारत के संवैधानिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होता है। मील का पत्थर साबित मतलब ये यहाँ नींव पड़ गई। अब इससे आगे जो भी सुधार होंगे वो भारत के संवैधानिक सुधारों में गिने जाएंगे। तो यहीं से वो सुधार शुरू होते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या क्या सुधार होते हैं। अब कंपनी का यहाँ पर एकाधिकार समाप्त कर दिया व्यापार का। चीन और चाय का था ना, वो भी समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य रह गया सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कार्य। समझ गए आप बात? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कार्य रह गए। इसका मतलब क्या? अब कंपनी राजनीतिक कार्य संभालने लगी है। तो संवैधानिक वो जो कार्य था
उसमें मील का पत्थर साबित हुआ कि नहीं हुआ ये, कि अब सिर्फ व्यापारिक कार्य नहीं करेगी ये, सॉरी अब सिर्फ राजनीतिक कार्य करेगी, व्यापारिक कार्य ये नहीं करेगी, है ना। और कंपनी अगर ब्रिटिश वहाँ का जो क्राउन था, क्राउन का मतलब वहाँ का राजा सम्राट का अगर भरोसा जीत पाई तो वो अपने क्षेत्रों को, जो भी भारत में क्षेत्र वो अपने हाथों में रख सकती है, ठीक है ना। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष जो है अब भारतीय मामलों का मंत्री बना दिया गया। वहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष हुआ करता था उसको भारतीय मामलों का मंत्री बना दिया गया। वो वहाँ पर भारतीय कोई भी बात होती है तो उस मंत्री से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आज अगर भारत में इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कुछ भी मामला हो जाए, भारत में हमला हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सवाल किससे पूछेंगे? इंटरनल सिक्योरिटी का, होम मिनिस्टर से। सेना पर से संबंधित कोई बॉर्डर पर हो जाए तो किससे पूछेंगे? रक्षा मंत्री से। उसी प्रकार से भारत से के मामलों में अब कोई सवाल पूछा जाएगा तो वहाँ पर एक भारत के मामलों का मंत्री बना दिया गया, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था, है ना। साथ ही साथ भारत के सभी प्रशासनिक मामलों की निगरानी दे दी गई भारत के मामलों के मंत्री को, है ना। और बंगाल का गवर्नर जनरल जो था ना, उसका अब रुतबा बढ़ गया, उसकी हैसियत बढ़ा दी गई और उसे अब नाम दे दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। अब वो सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल है, इसलिए उसके अधिकारों में और वृद्धि होगी। और ऐसा पहला भारत का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, विलियम बेंटिक। एक मिनट, विलियम बेंटिक। ये कब से कब तक रहता है? 1828 से 1835 तक ये रहता है। देखिए, मैकॉले जी की जो शिक्षा समिति में सुधार होता है वो इसी के काल में होता है। जो कानून से संबंधित सुधार होते हैं वो इसी के काल में होता है ना। जब मैं आपको और पढ़ा रहा हूँगा शिक्षा से संबंधित सुधार वगैरह, तब मैं और डिस्कस कर लूँगा ये, है ना। तो इसे ये विलियम बेंटिक पहला भारत का गवर्नर जनरल होता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन था पहला भारत का गवर्नर जनरल, है ना। और यहाँ पर देखिए, बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल बन गया भारत का। और परिषद के परामर्श से पूरे भारत में सभी सैनिक और असैनिक और राजस्व के मामलों पर नियंत्रण कौन रख सकता था? भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि अब उसको बंगाल का नहीं पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब देखिए 1833 आते आते क्या हो गया, 1813 में ही जो है भारत आने की इजाज़त दे दी गई थी। इसकी वजह से भारत में जो है बहुत सारे सेटलर्स आने लगे। सेटलर्स का मतलब बहुत सारे यूरोपीय लोग आके भारत में रहने लगे, अलग अलग प्रकार के। इसलिए देखिए अब भारत में एक समान कानूनों की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ गई। आपको एक कहेगी 1833 में ही विधि आयोग जो है वो एक बनाया गया, विधि सदस्य के रूप में मैकॉले को शामिल किया गया और कानूनों का वो कोडिफिकेशन किया गया, संहिताकरण। वो क्यों किया गया? क्योंकि अब 1813 के काल में जब हमने कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, मिशनरियों को आने की इजाज़त दे दी गई, तो बहुत सारे यूरोपियन सेटलर्स भारत में आने लगे। तो उन सेटलर्स को नियंत्रण करने के में लेने के लिए एक समान कानूनों की आवश्यकता पैदा हुई, है ना। इसलिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थी उसको पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। वही सेम जो पहले 1773 में भी तो यही था। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल को अधिकार दे दिया गया कि वो पूरे भारत के लिए अब कानून बनाएंगे, ठीक है। और ये कानून सब पर लागू होंगे, चाहे वो भारतीय हो, ब्रिटिशर्स हो, कोई भी हो, उसके ऊपर लागू होंगे। और इस साथ ही साथ गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें विधि सदस्य जोड़ दिया गया लॉर्ड मैकॉले को। पहला विधि सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकॉले। विधि सदस्य क्यों जोड़ दिया गया? क्योंकि भैया अब कानूनों की जरूरत पड़ रही है तो कोई ना कोई सलाह देने के लिए तो आपको चाहिए ही चाहिए। कि तो दिमाग वाले अंग्रेज हुआ करते थे, हम कुछ भी उनकी बुराइयां कर लें। पर देखिए भारत में इस काल तक हम सोच नहीं सकते थे कि ऐसा हम लोग कर पाएँ। कैसे कैसे कि पूरा कि भारत का मैप बनाओ, अलग अलग प्रकार की कोडिफिकेशन करो, ये सब हमारे दिमाग से ही परे थी। हम लोग तो बस लगे पड़े थे अपने में ही, क्या बताएं आपको। इस प्रकार से भारतीय कंपनी की सेवाएं अब मूल निवासियों के लिए भी खोल देगी। 1833 के एक्ट से क्या हुआ कि जो कंपनी की सेवाएं जो थी ना, वो भारत के लिए, भारत के लोग भी अब उसमें शामिल हो सकते थे। पहले सिर्फ कंपनी में नौकरी कौन कर सकता था? ब्रिटेन का आदमी। अब कह दिया भाई भारत के लोग भी भारत के लोग भी कंपनी में नौकरी कर सकते थे। इसे यही तो भाई मैकॉले का उद्देश्य क्या था यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाने का, ताकि ये काले सांप बन सके, यानी कि क्लर्क वगैरह की छोटी मोटी नौकरी तो भारत के लोग कर ही सके, क्योंकि इंग्लैंड से लाएंगे तो महंगा पड़ेगा हम लोगों को, नौकर मंगाएंगे तो। इसलिए यहाँ पर अब कमीशन याफ्ता सेवाएं जो थी उनको में अभी नहीं किया, यानी गजेटेड पोस्ट वगैरह जो थी उनमें भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। छोटी मोटी पोस्ट के लिए यहाँ पर खोल दिया जाता है कंपनी की सेवाएं, ठीक है। इस सारे काल में देखिए कंपनी के उन्मूलन की बातें होती रहती है। और अब 20 साल का नवीनीकरण का चार्टर का समाप्ति का टाइम आ गया और 1853 का टाइम अब आ जाता है। समझ रहे हैं आप बात, है ना। अब 1853 में कंपनी का जो चार्टर था उसको नवीनीकरण उसका नहीं किया गया, यानी अब 20 साल के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया। अब यही कह दिया गया कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाएगी तब तक जो है अब भारत वहाँ के ताज की, यानी वहाँ के सम्राट
का वहाँ के महारानी, वहाँ के सम्राट जो है उसका भरोसा जीतकर, उनके वारिसों का भरोसा जीतकर कंपनी भारत पर जितने दिन तक शासन कर सकती है। पर अब अधिकार नहीं दिया गया कानून के द्वारा कि 20 साल तक तुमको अधिकार दे दिया गया है ना। अब ये करके क्या हो गया कि कंपनी के भावी अधिग्रहण का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया। अब कहते हैं ना 1857 की क्रांति की वजह से कंपनी का अधिग्रहण कर लिया गया, नहीं, ये धीरे धीरे प्रोसेस में ही था। आप समझिए, देखिए जैसे ही आप देखो 1813 में कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जा रहा है, फिर 33 में उसका पूरा एकाधिकार समाप्त कर दिया, सिर्फ राजनीतिक कार्य रह गया उसके। 53 वाले में आते आते अब देखिए ये हो गया कि कंपनी को कोई अब उसका एकाधिकार का अधिकार ही नहीं, कोई अधिकार ही नहीं है कंपनी का। अब वो तो सिर्फ भरोसा जीतकर जब तक संसद कानून नहीं बना दे तब तक है ना। तो इसका ऊपर कैसा मेंस में क्वेश्चन बन सकता है वो भी अभी डिस्कस करेंगे, है ना। इस प्रकार से भावी अधिग्रहण के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया और कानून बनाने के लिए उद्देश्यों के लिए नए सदस्य बढ़ाकर गवर्नर जनरल की काउंसिल के कार्यकारी और विधायी कार्यों को पृथक्करण कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, 1833 में क्या कर दिया, कंपनी को अब पूरी तरीके से राजनीतिक कार्य रह गए, इसके कंपनी के पूरी तरीके से अब राजनीतिक कार्य रह गए। और 1853 आते आते क्या हो गया, अब राजनीतिक कार्य में भी दो कार्य होंगे ना, एक कार्यकारी, एक विधायी हो गए और एक कार्यकारी। इसलिए 1853 आते आते एक विधायी और कार्यकारी जो है वो अलग अलग अब कार्य निर्धारित यहाँ पर कर दिए गए। देखे है ना किस प्रकार से जैसे अभी हमारे संविधान में काम होता है वैसा धीरे धीरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसीलिए 1833 को मील का पत्थर कहते हैं भारत के संवैधानिक इतिहास में, क्योंकि अब वैसा ही काम होने लगा जैसा हमारे संविधान में था। 1935 का अधिनियम आपको अपने संविधान का मुख्य वो मानते हैं ना स्रोत, तो वो उसका मील का पत्थर कहाँ है, 1833 का एक्ट, है ना। और भारत में जो इंडियन सिविल सर्विस थी उसमें प्रतियोगिता का प्रावधान कर दिया गया। पहले क्या था, इंडियन सिविल सर्विसेज में यानी कलेक्टर वगैरह कौन बनेगा, ब्रिटेन से जो लोग मनोनीत कर देंगे वो लोग बनेंगे यहाँ पर। परंतु अब जो है कंपनी को ये जो सिविल सर्विस थी उसको खोल दिया गया प्रतियोगिता के लिए, कि अब कोई भी भारत का आदमी भी एग्ज़ाम दे के, मगर वो एग्ज़ाम ब्रिटेन में होती थी, अभी भी ब्रिटेन में जाओ एग्ज़ाम दो और पास करो और यहाँ पर कलेक्टर आप बन जाओ, है ना। तो सत्येंद्र नाथ बोस ऐसे 1863 में बनने वाले पहले अपने ICS अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे सत्येंद्र नाथ बोस। ये गांठ बांध लीजिएगा, नाम लिख दूं, सत्येंद्र नाथ बोस 1863 में ये पहले अधिकारी थे जो ICS अधिकारी बने थे। इंडियन सिविल सर्विस जो थी वो होती थी, आज IAS होता है ना, तो IAS की जगह ICS हुआ करता था पहले, है ना। साथ ही साथ में अब देखिए जो व्यापारिक विशेषाधिकार हुआ करते थे वो पहले ही वंचित किए जा चुके थे व्यापारिक विशेषाधिकारों से तो कंपनी को, और अब कंपनी जो है मुश्किल से ही भारत में नीतियों की नियंत्रणा रह गई थी। अब उसकी नीतियाँ कौन बना रहा था, उसकी नीतियाँ बनाई जा रही थी ब्रिटेन के द्वारा, वहाँ की संसद के द्वारा, है ना। इसलिए जब देखिए 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में बड़ी ही आसानी से वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स ने कंपनी को समाप्त कर दिया और उसकी जगह पर अब क्या ला दिया गया, उसकी जगह पर महारानी का सीधा शासन जो है यहाँ पर आ गया 1857 के विद्रोह के बाद में। 1857 का विद्रोह है, इसके बारे में भी जानेंगे हम, कोई बात नहीं आगे जानेंगे, है ना। इसलिए देखिए विद्रोह से देखिए ब्रिटिश जनता में भारतीय स्थिति के प्रति जागरूकता भी बढ़ी और ब्रिटिश राज को स्थायी बनाने और पुनर्गठित करने के प्रति वहाँ पर जन समर्थन भी पैदा हो गया कि कंपनी के बस की बात अब नहीं है, अब तो भैया मामला किसको संभालना पड़ेगा, अब तो संभालना पड़ेगा महारानी को ही संभालना पड़ेगा, है ना। फिर देखिए 1858 का एक्ट आ जाता है। 1858 के एक्ट में क्या कह दिया जाता है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है UPSC में, क्या कि इसमें ये बन सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 परिवर्तन से अधिक निरंतरता का सूचक था, स्पष्ट करें। बन सकता है नहीं बन सकता, अब आप बताओ इसमें क्या लिखोगे आप। हम तो यही लिखेंगे कि भाई बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी को समाप्त करके किसका शासन ला दिया गया, सीधा अब ताज का शासन आ गया, वहाँ का सम्राट का शासन आ गया। तो हाँ 1813 से हो क्या रहा है, ये तो हो रहा है, कंपनी तो धीरे धीरे वैसे ही समाप्त हो रही है, समझ रहे हैं आप। तो वो एक चरण के माध्यम से धीरे धीरे कंपनी को समाप्त किया गया, एकदम से नहीं। तो हाँ ये बात सही है इस प्रकार से, है ना। फिर उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उसकी जगह भारत सचिव को लगा दिया गया। देखिए बातें वही है, लोग वही है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष थे उसकी जगह अब एक भारत सचिव ने ले ली। अब यहाँ पर वहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सब समाप्त कर दिए गए। कौन आ गया, भारत सचिव। और भारत सचिव नाम है, इसका मतलब ये मत समझ लिया सेक्रेटरी है,
सचिव का मतलब मंत्री, वहाँ के मंत्रियों को सचिव कहते हैं, तो भारत सचिव के नाम से वहाँ पर एक अलग ही मंत्री बना दिया गया, है ना। और मंत्रिमंडल के अंदर रहकर भारत संबंधी नीतियों का स्रोत कौन बन गया, ये भारत सचिव ही बन गया। और इस भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक समिति बना दी गई, और उस 15 सदस्यों की समिति में 7 लोग तो वही थे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में हुआ करते थे, है ना। साथ ही साथ अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, वॉइस राय कहा जाने लगा। याद रखिएगा पूरी बातें। 1773 के एक्ट से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, बंगाल का, ठीक है। 1833 के एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और 1858 के एक्ट से वो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको वॉइस राय कहा जाने लगा। समझ रहे हैं आप बात। ये एक्ट याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बन सकता है ना। तो वॉइस राय कहा जाने लगा, और सारी शक्तियाँ उसको वॉइस राय को दे दी गई, और वॉइस राय के ऊपर जो है अब कोई दोहरा नियंत्रण नहीं रहेगा, ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ना बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, सबको समाप्त कर दिया गया। अब उसका सिर्फ और सिर्फ बॉस कौन हो गया, उसका बॉस था भारत सचिव, जो इंग्लैंड में बैठा होता था, किसका, वॉइस राय का, ठीक है ना। और जो ICS परीक्षा हुआ करती थी, वो ICS परीक्षा को जारी रखा गया, और 1853 में प्रारंभ किया गया था। और इस प्रकार से देखिए, भारत में अब कंपनी के राज की जगह किसका राज आ जाता है, अब भारत में कंपनी के राज की जगह महारानी का राज आ जाता है। लोगों को लगता है अब बहेगी दूध दही की नदियाँ भारत में, परंतु देखिए विडंबना से भरी बात यह है कि लोगों को लग रहा था कि अब भारत में सुधार होगा, अब वो स्वशासन के लिए, स्वशासन मतलब खुद का भारत के लोगों का शासन आएगा, वो सुधार का वादा जो अब भुला दिया गया। और अब क्या माना जाने लगा कि भारत के लोग जो हैं वो तो सुधरने के काबिल ही नहीं है, ये तो बर्बर हैं, इनको सुधारना है बेकार है। क्योंकि 1857 की क्रांति होने के पीछे ये भी कारक था कि उन्होंने भारत की बहुत सारी संस्कृतियों में बहुत सारे रीति रिवाजों में खलल डाली थी, है ना, उनको छेड़ा था, है ना। जैसे विधवा विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, इनको उन्होंने छेड़ने की कोशिश करी, तो लोगों को गुस्सा आ गया कि हमारे रीति रिवाजों में तुम कौन होते हो भाई हस्तक्षेप करने वाले, समझ गए। तो अब लोगों को लगा कि अब भारत में सुधार करने की कोशिशें बेकार है, भारत कभी नहीं सुधर सकता। अब उन्होंने एक जातीय श्रेष्ठता का दावा शुरू कर दिया कि ब्रिटेन वाले हैं वो जातीय रूप से श्रेष्ठ हैं, हम मर्दाने आदमी हैं, ये भारतीय तो स्त्रीण हैं, बच्चे हैं, इनको नहीं सुधारा जा सकता, स्त्रियों के जैसे इनके कोई लक्षण नहीं है, क्योंकि वो भी नहीं मानते थे कि महिलाओं में लक्षण होते हैं। ये ऐसा वो कहने लगे, और एक ऐसा कहा जाने लगा कि भारत को एक कठोर शासन व्यवस्था के माध्यम से ही संचालित किया जा सकता है, यानी इसको लठ मार के ही समझाया जा सकता है, भैंस की जैसे। ये बातों से समझने वाले नहीं हैं, लातों के भूत हैं भारत वाले, ये इन लोगों का मानना यहाँ पर हो गया, है ना। और जो कुलीन लोग थे उन लोगों पर इनको भरोसा हो गया, क्योंकि 1857 की क्रांति में जितने भी कुलीन लोग हुआ करते थे, राजा महाराजा जमींदार, इन लोगों ने मैक्सिमम ने साथ दिया था, किसका, ब्रिटेन वालों का साथ दिया था। और इसलिए देखिए इनकी फिर वहाँ पर इनको बड़ा सराहा गया, और राजाओं को पूरा पद सोपान बनाया गया, जिसमें सबसे ऊपर महारानी हुआ करती थी, है ना, सबसे ऊपर महारानी हुआ करती थी। फिर भारत में वायसराय हुआ करता था, फिर उसके नीचे देखिए, फिर उसके नीचे बहुत सारे राजा हो गया, कितने तोपों की सलामी राजा को दी जाएगी, उस हिसाब से पूरा पद सोपान बना दिया गया भारत में। और अब सारा भरोसा किस पे हो गया, राजाओं पे, जमींदारों पे, इनको साथ लेके चलो, और सुधार का जो वादा था ना उसको बुला दिया गया, है ना। अब सिर्फ सुधार तभी किए जाएंगे जब भारत के लोग खूब दबाव इन पे डालेंगे, तब जाके सुधार इनमें होंगे, है ना। इस प्रकार से आज हमने देख लिया कि किस प्रकार से वहाँ की संसद के कानून जो है भारत में लागू होते हैं, और कंपनी का शासन किस प्रकार से होता है, फिर वहाँ के ताज का शासन किस प्रकार से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, बिल्कुल इसको आप, मैं कह रहा हूँ, हल्के में मत लीजिएगा। मेंस और प्री से कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके भी आऊँगा, है ना। आपके लिए मैं ढूंढ के क्वेश्चन लेके भी आऊँगा कि देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर देते हैं, और इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।